हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेज गोरखपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे एग्री नाउ क्लासेज यूट्यूब चैनल पे अरुण कात्यायन की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अरुण कात्यायन वॉल्यूम 1 और अरुण कात्यायन वॉल्यूम 2 को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें ऑलरेडी हम लोग 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, 5वां चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी एक हम लेक्चर डाल चुके हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि ड्रॉट क्या होता है या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में कौन कौन से टाइप्स हैं ये जानेंगे, और सूखा कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे, और सूखा क्या होता है ये जानेंगे। तो जब हम बात करते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को अगर डिफिनीशन मतलब डिफाइन करना हो या डिफिनीशन देना हो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हम टोटल वर्षा पे आधारित ही करते हैं। जैसे कि वर्षा पे ही आधारित है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, और या जो खेती हम टोटली बारिश पे आधारित होकर करते हैं या उसके आधार पे ही करते हैं, वह ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहलाता है। इसमें क्या होता है कि बारिश हुआ तो फसल होगा अच्छा, सूखा हो गया तो फसल ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया तो तब भी फसल ख़राब हो गया। तो ये टोटली डिपेंड करता है बारिश पे। अब इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ड्राई फार्मिंग, दूसरा है ड्राई लैंड फार्मिंग, तीसरा है रेनफेड फार्मिंग। सबसे पहले जानेंगे ड्राई फार्मिंग क्या होता है। ड्राई फार्मिंग ऐसे रीजनों में किया जाता है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 750 mm से कम होता है। यहाँ पे बार बार क्रॉप फेल्योर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, बारिश कम होती है, सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ की फसलें ख़राब हो जाती हैं। फिर जब हम बात करेंगे कि कौन से रीजन हो सकते हैं जहाँ ड्राई फार्मिंग करते हैं, जैसे कि एरिड रीजन्स हैं, जहाँ पे अभी अपने यहाँ इंडिया में अगर बात करते हैं तो जैसे राजस्थान वाले इलाकों में है, जो थार वाला एरिया है या रेगिस्तान वाला जो एरिया है उधर की बात कर रहे हैं, या गुजरात में कच्छ वाला एरिया उधर की बात करते हैं, तो वहाँ पे एरिड रीजन होता है और वहाँ पे खेती करना या वहाँ पे इरिगेशन देना, पानी अलग से देना, इरिगेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम वहाँ पे टोटल वर्षा पे आधारित ही खेती करते हैं। अब सेकेंड है ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग वैसे जगहों पे करते हैं जहाँ एनुअल रेनफॉल 750 से 1150 mm होता है। यहाँ पे ड्राई फार्मिंग के तुलना में कम क्रॉप फेल्योर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी अच्छी बारिश हो जाती है और कभी कभी ही बारिश कम होती है। यहाँ पे ऐसे जगहों पे मतलब सॉइल और वाटर या मॉइस्चर कंजर्वेशन करना पड़ता है, ठीक। और ऐसे किन रीजनों में ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं, तो उसके लिए सेमी एरिड रीजन होता है, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा सूखा भी होता है और थोड़ी बारिश भी होती है, तो इसको सेमी एरिड रीजन बोलते हैं। फिर बात करेंगे हम तीसरा रेनफेड फार्मिंग। या रेनफेड फार्मिंग में क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है कि जो एनुअल रेनफॉल होगा वो 11 से 50 mm से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे क्रॉप फेल्योर सूखा कारण तो बिल्कुल कम चांस होता है, बिल्कुल कम मतलब ना के बराबर होता है कि सूखा चलते क्रॉप फसल या खराब हो। लेकिन यहाँ पे क्या आता है कि बारिश ज़्यादा हो जाती है, इसके चक्कर में यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण कई बार फ्लड आ जाता है, जिससे क्रॉप नुकसान हो जाते हैं, क्रॉप खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की उचित व्यवस्था करनी पड़ती है। और इस तरह की फार्मिंग जो होती है ये किस रीजन में हो सकती है, तो जितनी भी ह्यूमिड रीजन है या नदियों के आसपास या समुद्र के किनारे वाले रीजन जो ह्यूमिड रीजन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफेड फार्मिंग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करेंगे जैसे ड्राई लैंड और रेनफेड फार्मिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हैं, इसका डिफरेंस जान चुके हैं, कितना सॉइल पे, कितने हेक्टेयर सॉइल पे इरिगेटेड एरिया या इरिगेटेड फार्मिंग करते हैं, कितने पे ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं, ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग का, जो कि पार्ट 1 है। फिर हम बात करेंगे कि अब हम जानेंगे ड्रॉट क्या होता है और ड्रॉट का क्लासिफिकेशन जानेंगे कि कौन कौन से ड्रॉट होते हैं, या सूखा कितने प्रकार के होते हैं, या सूखा कौन कौन से होते हैं।
सबसे पहले अगर हम ड्रॉट की बात करते हैं, ठीक, कि ड्रॉट क्या होता है या सूखा क्या होता है, तो जब हम बात करते हैं ड्रॉट की तो हम बोलते हैं कि जहाँ पे भी जो सीजनल रेनफॉल होता है, ऐसे एरिया जिस पे सीजनल जो वहाँ का रेनफॉल है वो पहले से या जो वहाँ का एवरेज है या उससे कम हो रहा है, एनुअल जो रेनफॉल है जिस एरिया में कम हो रहा है, सीजनल रेनफॉल से कम हो रहा है, तो हम समझते हैं कि वहाँ पे सूखा आ जाएगा। मतलब कम बारिश हुआ तो सूखा होना फिक्स है। तो अब उसमें हम ये सिचुएशन देख सकते हैं कि मतलब किस तरह का ड्रॉट है, मतलब कि कितना परसेंट कम हुआ है एनुअल रेनफॉल के तुलना में। जैसे कि ये अलग अलग तरीक़ों में हो सकता है, बहुत ज़्यादा कई बार कम हो जाता है और कई बार बहुत कम होते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन हम एक एक करके जानेंगे। तो इसमें होता है, पहला होता है कि जनरल ड्रॉट, जिसको बोलते हैं जनरल ड्रॉट, या इसी को हम मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट भी बोलते हैं। मतलब कि मौसम के आधार पे जो मौसमी सूखा होता है उसको हम बोलते हैं, या जो सीजन में होता है। ये ऐसे सिचुएशन होता है ना जहाँ पे कि जो एवरेज रेनफॉल है ना वो 25% डिक्रीज हो जाता है, 25% डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है 25%। अगर 100% एनुअल रेनफॉल है जिस एरिया में, वहाँ 25% रेनफॉल कम हो जाता है, जैसे तो वो हो जाता है 75%। मतलब कि जहाँ नॉर्मल 100% बारिश हो रही है वहाँ पे मात्र 75% ही बारिश हो रही है। तो वहाँ पे जो ये 25% डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो ऐसे जगहों पे जो सूखा आएगा ना उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट या जनरल ड्रॉट बोलते हैं। मतलब कि सामान्य सूखा बोलते हैं या इसको, या मौसमी सूखा बोलते हैं। फिर अगला बात करेंगे हम सीवियर ड्रॉट का। मतलब कि सीवियर मतलब कि ज़्यादा ड्रॉट या ज़्यादा सूखा हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि देखिए जो 50% की कमी हो जाती है जब नॉर्मल रेनफॉल से। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल रेनफॉल होता है, अगर एनुअल रेनफॉल 100% है कहीं पे और उस जगह पे मात्र 50% है, उसके आधे ही बारिश हुआ, तो उस जगह पे जो सूखा आएगा उसको हम सीवियर ड्रॉट बोलते हैं। मतलब 50% बारिश कम हुआ है, 50% बारिश कम हुआ है तो हम इसको सीवियर ड्रॉट बोलते हैं। और यहाँ पे सूखा से काफ़ी नुकसान होता है, यहाँ पे फसलें नुकसान हो जाती हैं ऐसे जगहों पे, ठीक। फिर अगली हम बात करते हैं जिसको एग्रीकल्चर ड्रॉट बोलते हैं, ठीक, एग्रीकल्चर ड्रॉट बोलते हैं। जहाँ पे हम जैसे एग्रीकल्चर को ड्रॉट को डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट की। एग्रीकल्चर ड्रॉट क्या होता है ये हम समझेंगे, और यही कृषि के लिए या खेती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा सिचुएशन होता है ना कि जहाँ पे मेट्रोलॉजिकल मतलब एग्रीकल्चर ड्रॉट ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे ईटी ज़्यादा होती है, मतलब इवेपोर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है, इवेपोर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन कम होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है। मतलब ऐसे जगहों पे एग्रीकल्चर ड्रॉट पाया जाता है जहाँ पे बारिश तो कम होगा लेकिन इवेपोर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि वहाँ उस क्षेत्र से पानी का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाएगा, पानी ही कम होगा। तो ऐसी जगहों को हम एग्रीकल्चर ड्रॉट बोलते हैं। ये एग्रीकल्चर ड्रॉट के अंतर्गत आता है, ठीक। फिर हम एक और टाइप है जो इस पीपीटी में उपलब्ध नहीं है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। अब हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की हम बात करेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है। तो जब प्रेसिपिटेशन जो जनरल ड्रॉट की बात करते हैं जब हम, कि उसी से रिलेटेड है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। जब जनरल ड्रॉट बोलते हैं या मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं, किसी भी क्षेत्र में मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट जब लंबे समय तक रह जाता है, मतलब लंबे समय तक 25% की कमी हो गई बारिश में, मतलब 75% ही हो रहा है, जहाँ 100% होना चाहिए वहाँ बारिश 75% ही हो रहा है। तो उस जगह पे अगर लंबे समय तक ऐसा सिचुएशन बना रहता है ना, तो उस रीजन को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। इस ड्रॉट में क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे जितने भी वाटर रिजर्वायर होंगे, ठीक, या जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, मतलब जैसे छोटा छोटा नदी या तालाब, वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं, जिससे कि जो
वहाँ पे मतलब हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्रिएट हो जाता है, जिसमें प्लांट वहाँ के आसपास जो वेजिटेशन होता है उसको पानी की कमी होने लगती है धीरे धीरे, और इसको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे, एक होता है फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, अब इसमें क्या होता है समझते हैं हम। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट में क्या होता है, ये ड्रॉट का ही टाइप है, ठीक। ऐसे जगहों पे ये होता है जैसे कि जिस जगहों पे फिजियोलॉजिकल ड्रॉट हो गया, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, मतलब जो वेजिटेशन के बाद जो प्लांट्स हैं, वो सॉइल से जो सफिशिएंट रूप से या सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे वो सूखने लगते हैं। और ऐसा इसलिए भी होता है कि क्यों वो प्रॉपर पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इसका एक और भी रीज़न होता है, क्योंकि जब धीरे धीरे बारिश की कम मात्रा होता रहेगा और फिजियोलॉजिकल ड्राउट उत्पन्न होता है, वहाँ पे सॉइल कंसंट्रेशन जो होता है ना बढ़ जाता है, सॉइल में मतलब नमक की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक। सॉइल कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण अच्छे से पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है पानी, और वहाँ पे फिजियोलॉजिकल ड्राउट आ जाता है, ठीक। एक और होता है ड्राउट जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ड्राउट। एटमॉस्फेरिक ड्राउट, ये कंडीशन कब होता है, जैसे कि हर क्षेत्र में ह्यूमिडिटी होती है, जैसे कि जहाँ भी बारिश हो रही है वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना लो हो जाता है एटमॉस्फेयर से, जैसे एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी है, और जिस रीजन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक रीजन के हिसाब के या उसके तुलना में, तो वैसे जगहों को हम एटमॉस्फेरिक ड्राउट भी बोलते हैं। ये थार में भी होता है, जैसे थार के रेगिस्तान साइड में, क्योंकि हवा जब चारों ओर से जाती है, क्योंकि कहीं बारिश हो रहा है, कहीं ह्यूमिडिटी अच्छी है, तो वहाँ पे जो हवा वहाँ से गुजरेगा उसके साथ ह्यूमिडिटी जाती है, लेकिन वहाँ पे इतना सूखा है, मतलब वहाँ पे रेगिस्तान वाले इलाकों में वहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। तो वैसे जगहों पे हवा जाता है तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर है उसका भी मतलब मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे एटमॉस्फेरिक ड्राउट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसके आगे एवेपोट्रांसपायरेशन का, कि एवेपोट्रांसपायरेशन क्या होता है। अभी जब जिक्र आया एवेपोट्रांसपायरेशन का थोड़ी देर पहले, तो हम सोच रहे हैं कि उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एवेपोट्रांसपायरेशन को, कि एवेपोट्रांसपायरेशन होता क्या है। अब किसी भी जगह पे जहाँ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर किया जा रहा है, वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सॉइल मॉइस्चर पे ही डिपेंड करता है वहाँ की खेती। और जितने भी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जहाँ किया जा रहा है या ड्राई लैंड एरिया है, ठीक, जहाँ पे ना लगभग बारिश का 60 से 70% मात्रा या क्वांटिटी बोलते हैं, 60 से 70% मात्रा यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है थ्रू इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन के थ्रू ऐसे जगहों पे ड्राई लैंड फार्मिंग जहाँ किया जाता है या ड्राई लैंड जहाँ रीजन है, वहाँ पे 60 से 70% तक बारिश का मतलब जो बारिश का पानी है वो लॉस हो जाता है इवेपोट्रांसपायरेशन से या इवेपोरेशन से, ठीक। जब इवेपोट्रांसपायरेशन हम कंबाइन बोलते हैं, एक तो इवेपोरेशन होता है, एक ट्रांसपायरेशन होता है। इवेपोट्रांसपायरेशन डायरेक्ट कहीं से भी हो सकता है, सॉइल से हो सकता है, और वेजिटेशन के ऊपर जो वाटर है उससे भी हो सकता है, ठीक। और जब हम ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं, तो ट्रांसपायरेशन तो मतलब पौधे करते ही हैं, पौधों से वाष्प उत्सर्जन होता है। तो ये जब दोनों मिल के करते हैं, जहाँ का प्लांट और वहाँ का लैंड एरिया जितने भी वाटर रिजर्वायर हैं वहाँ से इवोपोरेट ही होगा, और वहाँ से जो पौधे हैं वहाँ से ट्रांसपायरेशन होता है। इन दोनों को मिला के ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और इवोपोट्रांसपायरेशन होने के कारण सूखा ज़्यादा ही मतलब बढ़ता है और ज़्यादा ही ड्रॉट आ जाता है किसी भी रीजन में।
तो इसलिए इसको हम ड्राई लैंड फार्मिंग जहाँ करते हैं वहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे अब इसको कंट्रोल करने के लिए, ईटी को कंट्रोल करने के लिए, एवोपर ट्रांसपेरेंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जैसे कि हम यूजेज ऑफ मल्चेज कि मल्च का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, कि कहीं भी अगर हम कहीं भी पौधा लगा रहे हैं या कोई भी वेजिटेबल्स या क्रॉप्स लगा रहे हैं, वहाँ पे हम मल्चिंग का यूज कर सकते हैं। मल्चिंग से शेड मिल जाएगा ज़मीन को, और जिससे कि इवोपरेशन कम होता है और हम ऐसे बचा सकते हैं। प्लांट के अगर केस में बात करते हैं तो प्लांट के केस में अगर हम बात करते हैं तो एंटी ट्रांसपेरेंट एजेंट होते हैं कुछ, उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि साइकोसेल भी होता है। ठीक, ग्रीस भी कई जगह लोग यूज करते हैं, मोबिल यूज करते हैं, जैसे कि किसी भी पत्ते पे, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पत्तों से होता है और हम पत्तों को ढक देंगे तो क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन कम होगा, जिससे वाटर लॉस कम होगा, और वाटर लॉस कम होगा तो सॉइल मॉइस्चर बना रहेगा, तो खेती करने के लिए इजी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे विंड ब्रेक का, जैसे कि शेल्टर वेल्ट और विंड ब्रेक का भी बात करेंगे। इससे भी हम सॉइल मॉइस्चर को बचा सकते हैं, ठीक, या एवोपोर ट्रांसपायरेशन को बचा सकते हैं। जैसे कि हम विंड ब्रेक का यूज़ करके हवा को स्लो कर सकते हैं। हवा अगर सूखी हवा आ रही है तो मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सूख लेता है, तो इसलिए हम विंड को ब्रेक करके भी रोक सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एंटी ट्रांसपेरेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए क्या क्या एंटी ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हैं। तो ये एंटी ट्रांसपेरेंट ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको यूज करके हम, या उसको अप्लाई करके पौधों के सरफेस पे या उसके पत्तियों पे अप्लाई करके उनका फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन कम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन कम करने के लिए लगाते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी वो कम करता है, जाहिर सी बात है। तो ये अलग अलग रूप में किया जा सकते हैं, जो कि एंटी ट्रांसपेरेंट की अगर हम बात करें तो मेनली 4 प्रकार के ही होते हैं, जो कि हम एक एक करके समझेंगे। जो एंटी ट्रांसपेरेंट है मेनली 4 टाइप के ही होते हैं। फर्स्ट है जिसमें एस्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। सेकेंड होता है फिल्म फार्मिंग, पहले हम नोट कर लेते हैं फिर इसको एक एक करके समझ लेंगे। तीसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। चौथा होता है ग्रोथ रिटार्डेंट। अब एक एक करके हम समझते हैं क्या होता है एस्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, एंटी ट्रांसपेरेंट, और फिल्म फार्मिंग क्या होता है, और रिफ्लेक्टिंग टाइप या ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब जैसे एस्टोमेटा क्लोजिंग टाइप की बात करते हैं तो हम इसमें हार्बिसाइड को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल में हम समझे तो एट्राजिन जो कि एक हार्बिसाइड्स है, इसका हम यूज कर सकते हैं एस्टोमेटा को क्लोजिंग करने के लिए, या किसी भी पौधे के सरफेस पे लगा देते हैं हम तो एस्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, जिससे कि कम से कम ट्रांसपायरेशन होगा और पौधों से वाष्पोत्सर्जन कम से कम होगा। तो इससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं एवोपोर ट्रांसपायरेशन। फिर जब हम बात करते हैं फिल्म फार्मिंग की, ठीक, फिल्म फार्मिंग में क्या कर सकते हैं कि जैसे कि किसी भी जो पौधे का पत्तियां हैं या उसके स्टेम्स हैं जो कि ट्रांसपायरेशन में भाग लेते हैं, हम उसके सरफेस पे सिलिकॉन लगा सकते हैं, सिलिकॉन की पॉलिथीन लगा सकते हैं, वैक्सेज लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। ये सब जो ये मैकेनिकली रूप से हम इसको यूज करके हम फिल्म फार्मिंग के रूप में काम करा के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एवोपोर ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे मेथानॉल है, मोबिलीफ है, मतलब कुछ लगा के हम कर सकते हैं। फिर अगली बात करते हैं हम रिफ्लेक्टिंग टाइप के जो एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। तो ये ऐसे केमिकल होते हैं ना जो कि
जो लीफ होती हैं उनके टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि रेडिएशन रिफ्लेक्ट करने में उनको काफ़ी समय लगने लगता है, जिससे कि जो रेडिएशन होता है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे कि इनमें फोटोसिंथेसिस की और ट्रांसपायरेशन की कमी हो जाती है, मतलब कम कर पाते हैं पौधे, जिससे कि हम एवोपोट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से केमिकल आते हैं, जैसे कायोलिन है, ठीक, 5% इसका यूज करते हैं। चाइना क्ले है, इसको यूज करते हैं। लाइम वाटर है, इसको यूज कर सकते हैं हम, लाइम वाटर को, ठीक। ये सब चीज़ों को यूज करके हम रिफ्लेक्टिंग टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट है, इनको यूज करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं एवोपोट्रांसपायरेशन। फिर बात करते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट की। ये ऐसे केमिकल होते हैं जिनको पौधों पे छिड़कने के बाद से उनके सूट और मतलब जो न्यूली लीफ होती है उनके ग्रोथ को रोक देता है और उनको रेजिस्ट करता है कि ड्राट सहने के लिए। जैसे कि कौन कौन से केमिकल हो सकते हैं, जैसे इसमें हम हार्मोन का भी यूज करते हैं, जैसे ABA भी है, एब्सिसिक एसिड भी है, बाकी साइकोसेल है, जिसको CCC बोलते हैं हम लोग। इन सब केमिकलों को यूज करके हम करके पौधे का एवोपोट्रांसपायरेशन कम कर सकते हैं, जिससे कि मॉइस्चर की मात्रा बनी रहेगी सॉइल में भी और पौधों में भी, तो ड्राट सहने की क्षमता बढ़ जाती है उनकी। आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे और भी। बाकी इतने के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोग और टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक करके ऐसे ही जानेंगे हम लोग। सो थैंक यू सो मच।